बिस्मिल्लाह। अमेरिका के टैरिफ के नफाज के जवाब में जवाबी टैरिफ भी शुरू हो चुका है। अब दुनिया भर से आवाज़ें आ रही हैं, ख़ासतौर पर चाइना ने आगे बढ़ते हुए अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ भी लगा दिया है। क्या सूरत हाल बन रही है? क्या अमेरिका के अंदर इन तमाम मामलात का कोई इम्पैक्ट आना है? अमरीकी अवाम क्या सोचते हैं, ख़ासतौर पर ऐसे वक्त में कि जब अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक बड़ा नुकसान हुआ? साजिद तारड़ साहब से पूछेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में फ़ारूक सलीम साहब से बात करेंगे और उनसे ज़रूर पूछेंगे कि बिजली की कीमतों का असल इम्पैक्ट कितना होना चाहिए था, हुकूमत ने कहाँ पर डंडी मारी है या कहाँ पर ऐसन मामला किया है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में IMF प्रोग्राम का जायज़ा भी लेंगे। खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। फ़ारूक सलीम साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हम देख रहे हैं कि KP के हुकूमत के जो मुशीर ख़जाना है मुज़म्मिल असलम साहब, उन्होंने बिजली की कीमतों के हवाले से तनकीद का निशाना बनाया हुकूमत को कि हुकूमत ने बिजली की कीमत का जो टैरिफ कम किया है बढ़ाकर कम कर दिया, और भी बहुत सारे एतराज़ात उन्होंने उसके ऊपर किए हैं। तो सर अगर आप इसको बीइंग इकोनॉमिस्ट देखें, बीइंग तज्ज़ियाकार देखें मईशत के हवाले से, तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो फार्मूला अपनाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है? हकीकी तौर पे उसका वही इम्पैक्ट होगा जो हुकूमत बयान कर रही है, वज़ीर पाकिस्तान बयान कर रहे हैं? और फिर ये तरीका कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आप होल्ड करके जो है वो बिजली के ऊपर जो रिलीफ दें और फिर ये कहें कि ये रिलीफ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, तो बहुत सारे लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि जी ये रिलीफ आपने जो दिया है पेट्रोलियम मसनूआत को रोक के बिजली के ऊपर, ये कोई कमाल आपने नहीं किया। तो सर इसमें कमाल किधर है? IPPs के साथ रीनेगोशिएशन की बात भी हुई थी, उसके हवाले से भी क्या इसको मजमूई तौर पर आप समझते हैं कि हुकूमत जो डिलीवर करना चाहिए था, जो कर सकती थी, वो उसने किया है? देखिए, दोनों रुख सिक्के के जो हैं उनका तजिया कर लेते हैं। पहला तो ये है कि अगर 7.5 रुपए सार्फिन के लिए, खासतौर पर घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का टैरिफ कम होता है, तो आप सोचिए कि तकरीबन 15% जो है वो आपके बिल में कमी आ जाएगी। जिसका मतलब ये है कि एक एवरेज घरेलू सारिफ जो है अगर वो 300-400 यूनिट बिजली के इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके महीने का जो बिल है उसमें समझिए कि 2500 से 3-3.5 रुपए की कमी आ जाएगी। अब होता क्या है, जब आपके पास 3.5 रुपया इजाफी आपकी जेब में आ जाएगा जो बिजली की मद में आपने बिल में देना था, तो फिर आपकी जो कुव्वत खरीद है वो 3.5 रुपए से बढ़ जाएगी। और सारे घरेलू सार्फिन जो है पाकिस्तान की, अगर उनकी इसी तरह कुव्वत खरीद बढ़ जाती है, तो मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 400 से 500 अरब रुपया इजाफी कुव्वत खरीद पाकिस्तानियों के पास आ जाएगी, और वो फिर मार्केट में आएगी, वो उसकी कोई और चीजें खरीदेंगे, और फिर वो जो मईशत का पहिया है उसकी रफ्तार बढ़ जाती। तो एक तो ये डेफिनेटली इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब जो सनती सार्फिन है उनके लिए भी आप सोचिए कि अगर एक छोटी मोटी सी टेक्सटाइल मिल है वो तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपया जो बिजली का बिल दे रही है, उसमें 15% कमी आ जाएगी। उसमें जब कमी आ जाएगी तो उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो एक्सपोर्ट करता है, वो बाकी जो हमारे कंपेटिटर्स हैं जिसमें वियतनाम है, बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है, हमारा जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में वो ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएगा। तो दो तो ये डेफिनेट है कि घरेलू सार्फिन जो है उनकी कुव्वत खरीद बढ़ जाएगी, सनती सार्फिन जो है उनका प्रोडक्ट जो है वो कंपेटिटिव हो जाएगा आलमी मंडी के अंदर। अच्छा फ़ारूक साहब, अभी इसके जी सर मैं ये कहता कि इसका एक हिस्सा रह गया सर, ये तो एक हिस्सा आपने बताया। क्या जो फार्मूला हुकूमत ने अपनाया वो दुरुस्त है? पेट्रोलियम मसनूआत को रोक के यहाँ पर जो है वो इम्पैक्ट पास करना, ये जो है वो सर ये 3-4 चीज़ें थी इसके अंदर। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि लोग समझते हैं कि इसमें शायद मज़ीद भी कमी की जाएगी, की जा सकती है। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो 7.5 रुपए की कमी आई है उसके 2 या 3 फैक्टर्स हैं। IPPs का आपने जिक्र किया, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कोई 1.5 रुपए से ज्यादा की नहीं। बाकी जो हैं वो एडजस्टमेंट्स हैं, वो फ्यूल सरचार्जेस में एडजस्टमेंट है। इसमें तकरीबन 3.5 रुपए की जो कमी है वो तो मुझे परमानेंट नजर आती है। बाकी जो है वो अगर तो तेल की कीमतें मजीद गिरती हैं तो शायद मजीद कमी आ सके। 3-3.5 रुपए की जो कमी है वो मुझे पक्की नजर आती है, परमानेंट नजर आती है। तो इसका मतलब 7.5% अगर 15% आप कहते हैं कि इम्पैक्ट इसका आएगा, तो 7.5% इम्पैक्ट या 7% इम्पैक्ट जो है वो हम समझ सकते हैं कि मुस्तकिल है। वो मुझे परमानेंट लग रहा है इस स्टेज के ऊपर। ठीक मजीद कमी आ सकती है अगर आलमी मंडियों में तेल की कीमत मजीद कम हो जाए। अच्छा, अब देखिए, ये फॉर्मूला दुरुस्त है
या गैर दुरुस्त है, मुनासिब है या गैर मुनासिब है, ये फायदा पहुंचाएगा सार्फिन को, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो या सनती सार्फिन। मेरे नजदीक फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए था जिसमें बीमारी का इलाज ढूंढा जाए, सिर्फ बीमारी की अलामात को दबाने की कोशिश ना की जाए। देखिए, बीमारी का इलाज है चोरी में रोकथाम। अब पेशावर इलेक्ट्रिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसमें तकरीबन 40 से 45% बिजली चोरी हो जाती है। तो जो बिजली चोरी हो रही है उसका बिल जो है वो भी आपके बिल में और मेरे बिल में आ रहा है। इसी तरह सखर इलेक्ट्रिक में कोई 35-36% बिजली चोरी हो जाती है। तो अच्छा फॉर्मूला या परमानेंट फॉर्मूला या दुरुस्त फॉर्मूला मेरे नजदीक तो वो था कि चोरी में कमी लाई जाए और उसके नतीजे में आपके और मेरे बिल जो हैं वो कम हो जाए। सर, अभी अवैस लगारी साहब का शायद आपने सर बयान देखा हो, मेरा ख्याल है 2 रोज़ पहले की बात है, 2-3 रोज़ पहले की, कि उन्होंने कहा कि डिस्कोस को भी हम जो है वो बस अब निजकारी बड़ी तेज़ी से करेंगे, और जेनकोस में उन्होंने मेरा ख्याल है ठिकाने लगा दिए हैं। मैं अभी ईद के दिनों में मुख्तलिफ रिश्तेदारों से मेरी बातचीत हुई जो काम करते हैं मुख्तलिफ जेनकोस में, तो पता लगा कि जी जामशोरों का पावर प्लांट भी बंद है, उसका एक छोटा सा एरिया है जो चाइना को दिया है कोयले से चलने के लिए, वो रह जाएगा। गुड्डू पावर प्लांट में कोई 750 मेगावाट का एक कोई यूनिट है, वो रह जाएगा, और बाकी जो हुकूमत है वो बंद कर देगी। तो हुकूमत जिस तरफ अब जा रही है जेनकोस और डेस्कोस को बेचने के लिए या उनकी प्राइवेटाइजेशन के लिए, उसका इम्पैक्ट आना है सर अभी? देखिए, आपने बहुत सारी इसमें स्पेकुलेटिव आइटम जो हैं वो डाल दी हैं। अभी तक तारीख ये है कि हुकूमत PIA को प्राइवेटाइज करने में नाकामयाब रही। न सिर्फ ये वाली हुकूमत पर, इससे पहले PTI की हुकूमत, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तीनों बड़ी सियासी जमातें अपनी हुकूमत के दौरान मुसलसल PIA के अंदर नुकसान करते रहे हैं। बहुत दफा कहा गया कि इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। लगभग 830 अरब रुपया पिछले 25 सालों में, और उन 25 सालों में तीनों बड़ी जमातों ने हुकूमत बनाई। वो एक वजीर आजम, देखिए कोई तकरीबन दर्जन भर वज़ीर आजम आए सभी पार्टी की तरफ से, और औसतन हर वजीर आजम ने लगभग 70 अरब रुपए का PIA में नुकसान किया। अब हमने देखा कि PMLN की हुकूमत आई, एड़ी चोटी का जोर लगाया, PIA उनसे प्राइवेटाइज अभी तक नहीं हो पाई। फ्यूचर में क्या होने वाला है? देखिए, हुकूमत ने जो भी काम किया है, चाहे वो बिजली का शोबा हो, चाहे वो एयरलाइन की टिकट हो, चाहे वो नेचुरल गैस बेचने वाला मामला हो, चाहे वो गंदम खरीदने वाला मामला हो, चाहे वो शुगर की कीमतों को सपोर्ट करने वाला मामला हो, जिस चीज को हुकूमत ने हाथ लगाया है उसमें अरबों रुपए का नुकसान किया है। तो बुनियादी नुकता तो ये है कि हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है, उसका काम PIA की टिकट बेचना, एयरलाइंस की टिकट बेचना, बिजली पहले पूरे मुल्क से खरीदना और फिर उसी बिजली को बेचना, और उस खरीदो फरोख्त के दौरान कोई 600 अरब का नुकसान कर देना, ये मामला समझ में नहीं आता। सर, तो इसमें फारूक साहब एक मेरा फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एक मेरा अपना ख्याल ये है कि हम बीइंग स्टेट बड़े लिबरल हैं, हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो मेरिट को नहीं देखते, हम लोगों की ख्वाहिशात को देखते हैं, पॉपुलिज्म को देखते हैं। तमाम हुकूमतों की आपने बात की ना, पीपल्स पार्टी भी आ गई, PTI भी आ गई, PMLN भी आ गई, हम बड़े अरसे से ख्वाहिश रखते हैं निजकारी कमीशन पता नहीं कब से बना हुआ है, कब से हम ये सोचते आ रहे हैं कि निजकारी होगी। तो सर ये रुक जो जाती है चीज़, इसमें आप ये नहीं समझते कि हम मेरिट को पामाल करते हैं और पॉपुलिज्म की रो में बह जाते हैं कि जी हमने अगर स्टील मिल के मुलाजमीन को रखना है तो रखना है, बड़ी मुश्किल से जाके स्टील मिल अभी मैंने सुना है कि उन्होंने बंद की है। तो सर ये भी तो एक बड़ा फैक्टर है ना पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में, एक बड़ा रुकावट इस तरह की पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है। देखिए, आप तो एक हकीकत जो है उसको बयान कर रहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। असल मामला ये बनता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपने एक हकीकत को जान लिया, उसको रिकग्नाइज कर लिया कि मेरिट को यहाँ पे वैल्यू नहीं किया जाता, तो फिर तो सीधा सीधा मामला यह है कि हुकूमत को किसी किस्म का कारोबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरिट है नहीं, जो भी कारोबार करेंगे उसमें नुकसान होगा। और नुकसान जान लीजिए, जो 830 अरब रुपए का सिर्फ PIA में नुकसान है, ये आपके और मेरे टैक्सेस से निकला। ये कोई हुकूमत हवा से नहीं पैदा कर लेती, जो आपके और मेरे ऊपर टैक्सेस लगते हैं वहीं से ये नुकसानात निकलते हैं। अब बिजली के शोबे के अंदर हुकूमत खुद से हमें बता रही है कि 2400 अरब रुपया सर्कुलर डेट इकट्ठा हो गया, यानी कि नुकसान इकट्ठा कर लिया। ये आपके और मेरे टैक्सेस से निकलेगा।
ये और कहीं से आने वाला नहीं है। और अभी हुकूमत आपको जो गैस के शोबे में है, जो तवानाई का सेक्टर बनता है, अगर आप बिजली का शोबा और गैस के शोबे को कंबाइन कर लें तो तकरीबन 4,500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट बनता है। ये सारी अमाउंट आपके मेरे टैक्सेस से निकलनी है, ये कहीं और से नहीं आनी। बिल्कुल ठीक है फरूख सलीम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा तज्जिया आपका मौजूद रहा बिजली के मामले के ऊपर। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद, खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त है। खाकान साहब, IMF का वफ्द पाकिस्तान आया है, वज़ीर ख़जाना कहते हैं कोई गैर मामूली मामला नहीं है, वफ्द आते रहते हैं, एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे मामलात को। लेकिन एक ख़बर जो है वो बाहर आई, मैं उसका रेफरेंस आपको देता हूँ, कि जिसमें वो कहते हैं कि मुलाकातें खामोशी से होंगी और वजारत को फ़ोन पर बता देंगे कि हमने क्या किया। सर ये कोई गैर मामूली काम है IMF का, या IMF अब फुल पेस पकड़ चुका है और पाकिस्तान में हालात को, मामलात को समझ गया और उसके हिसाब से चीज़ें कर रहा है? फवाद साहब देखिए, एक तो बात यह कि IMF की इंगेजमेंट ने आपको एक फ़ायदा दिया है, जिसका मतलब है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी मुल्क में आई है। इसको तो हमें मानना पड़ेगा ना। जब भी मेरी आपसे बात हुई है तो आज साल डेढ़ पहले मैं अथॉरिटीज़ को भी कहता था, मैं बाकी कंट्रीज़ जो इस मुश्किल में होती हैं उनको भी ये कहता था कि अगर आप फंड से नहीं, उस वक्त जो आर्किटेक्चर है दुनिया का वो यही कहता था कि फंड के साथ हमें इंटरैक्ट करना था। आपके रिजर्व्स 4 अरब डॉलर से नीचे थे। इन्फ्लेशन जो थी ऑन दी एवरेज पिछले साल 24% थी, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह। हमारा जो करंट अकाउंट था वो नेगेटिव था। अब आपने फंड से एक एंगेजमेंट की है, एक SBA, एक छोटा प्रोग्राम हुआ आपका, फिर अब आप एक लॉन्गर टर्म प्रोग्राम में गए। जब आप लॉन्गर टर्म प्रोग्राम में गए तो आज हालात ये हैं कि जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें खातिर खा कमी आ गई है, बैरूनी खसारा सरप्लस में है। आपकी जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो 10-11 अरब डॉलर के करीब हॉवर कर रही है। एक मैक्रो स्टेबिलिटी है जिसमें आपका एक कंफर्ट हुआ है। सो एक तो ये है कि फंड की इंगेजमेंट की वजह से आप यहाँ खड़े हैं। अब देखिए, जहाँ तक फंड की इंगेजमेंट का ताल्लुक है उसमें पाकिस्तान की इंगेजमेंट किन चीज़ों पे होती है? नंबर 1 होती है कि मालियाती खसारा संभालना है। नंबर 2 होती है कि एक्सटर्नल का खसारा संभालना है। नंबर 3 होती है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी के खसारे हैं उनको संभालना है। नंबर 4 पाकिस्तान का जो इशू अब मतलब खड़ा हुआ है वो ये है कि आपने खुद उनको एक चीज लिख कर दी है कि आप गवर्नमेंट का एक डायग्नोस्टिक करें, जो करप्शन और गवर्नेंस की जो ज़िमन है उसको आकर देखें। ये MEFP में हमने साइन करके उनको चीज दी है, ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है। इट इज अग्रीड, जो सितंबर 2024 का MEFP है उसमें एज ए नेशन हमने ये चीज एग्री की है कि आप पाकिस्तान का एक गवर्नेंस और करप्शन का एक जो डायग्नोस्टिक है वो कर लीजिए। सो अब वो के लिए एक TA मिशन एग्री किया। उसका मतलब क्या है कि हम उनसे टेक्निकल असिस्टेंस लेंगे कि वो पाकिस्तान आएं और आकर जायजा लें। उन्होंने पहली एक जायजा रिपोर्ट बनाई जो प्रिलिमिनरी थी, अब वो फिर इंटरैक्ट करेंगे। अब गवर्नेंस एंड करप्शन के जो अदारे हैं जिनसे इंटरैक्ट करना है वो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट हैं, जुडिशरी है, बाकी जो बजटिंग में ये काम ठीक होने वाले हैं वो हैं। तो ये है वो मिशन जो इस वक्त मुल्क में है। सो इट इज समथिंग दैट वी हैव एग्रीड। जो 5वीं चीज इस दफा MEFP में आपने एग्री की है इज द फॉलोइंग। आई थिंक नेशन को हमें कम्युनिकेट कर देना चाहिए। वो ये है कि जो प्रोविंसेस में काम होने वाले हैं उनको भी हमने रोप इन कर लिया है। जिसका क्या मतलब है? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज। अब हम हमेशा कहते थे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उसी तरह होना चाहिए जैसे फवाद की सैलरी पे है, मेरी कंसल्टेंसी पे है, मैन्युफैक्चरिंग पे है, जितनी भी इनकम्स हैं उनको आप मसावी टैक्स करें। तो प्रोविंसेस ओपन हुई तो आपके को प्रोविंसेस को साथ लेकर चलना पड़ा। इन 5 चीज़ों को ठीक करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाना, डिमांड को तोड़ना, मुल्क में एक्सचेंज को मार्केट बेस्ड रखना, प्राइस पास थ्रूज करना, ये मेन मैकेनिज्म्स थे जो यूज हुए हैं इकोनॉमी को यहां लाने में। इसका नतीजा क्या है? नतीजा इज द फॉलोइंग। इकोनॉमी स्लो हो गई है। पहले क्वार्टर की ग्रोथ 0.9%, अगले क्वार्टर की ग्रोथ 1.7%। सो जो इकोनॉमी का ओवरऑल हुजम है वो 1.5% ग्रो किया है पहले 6 माह में। ये एक ओवरऑल जायजा है। अब फंड भी ये समझता है ना कि हम बहुत से काम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारे बजटिंग के प्रोसेस में खामियां हैं, तो हम उसको ठीक करने के लिए जो डायग्नोस्टिक है वो कर रहे हैं। अब इसका मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक तो चूंकि ये चीजें एग्रीड हैं, MEFP में लिखी हुई हैं। MEFP क्या है? वो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है जिसका सिग्नेटरी है पाकिस्तान की बोथ फिस्कल अथॉरिटीज भी और मॉनेटरी अथॉरिटीज भी। अब इससे बढ़ के और कोई चीज नहीं है। हाँ, मैं आखिर में ये जरूर कहता
2022 दिसंबर में डॉन में एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम है ट्रूली अनलकी। मैं ये कहता हूं कि ये सारे काम जो मैंने आपके सामने रखे हैं ये होने तो वाले हैं, पर क्या ये काम हमारे डॉक्टर्स को करने चाहिए? क्या ये जो रिसर्च, क्या ये थिंकिंग, क्या ये तहकीक, क्या ये सोच ये हमें करनी चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि ये सब काम हमें करने चाहिए, पर अगर आप ये नहीं करते और फिर मल्टीलैटरल से एंगेज करते हैं और प्रोग्राम को चलाना भी चाहते हैं, देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है कि 24वें प्रोग्राम में है, और मैं ये हमेशा कहता होता हूँ कि एक प्रोग्राम लॉन्ग टर्म का कंप्लीट किए हुए हैं जो 2013-16 का था, और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि वो प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान की उस कोर टीम में एंकर किया था टू टेक इट टू कंप्लीशन। तब भी हम कहलाते थे वन ट्रांश कंट्री। आई ऑल सेड टू द अथॉरिटीज एट दैट टाइम कि हमें ये रविश तोड़नी चाहिए। सो वी वेंट थ्रू द प्रोग्राम, 12 रिव्यू कराए, हमने उस प्रोग्राम को हतमी जामा पहनाया। जब खत्म किया 20 से 24 अरब डॉलर के रिजर्व्स पे खड़े थे, फिर IMF निकलता है एंड अगेन 2 बार एक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस जो हमें देखना पड़ता है। 19 में भी देखा, 22-23 में भी वही क्राइसिस आता है। अच्छा, ये है एक ओवरऑल जायजा। अच्छा खाकान साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू टैरिफ का है इस वक्त। तो ज़ाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का टैरिफ जो था उसका नफाज उन्होंने कर दिया है। 1 आध दिन के अंदर उसकी जो है वो हम देखेंगे एग्जीक्यूशन भी शुरू हो जाएगी। IMF की जो सरबराह है उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्प्लेजर कह लें या इसके ऊपर बयान दिया है कि ये दुनिया भर के लिए, ख़ास तौर पे तरक्की पजीर ममालिक के लिए ठीक नहीं होगा। तो उस बयान को कितना मेरिट पर आप देखते हैं टैरिफ के पूरे इम्पैक्ट को सामने रखते हुए? तो इस पर मैं अपनी ओपिनियन भी दे देता हूं। मैंने उनका जो बयान है वो गौर से पढ़ा भी है, बल्कि एक मेरे कंसल्टेंट कॉलीग ने बाहर से ही मुझसे शेयर किया, तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू रीड इट। वो ये कह रही हैं कि ये जो ग्रोथ है उसको स्लो कर देगा दुनिया की, जो 3% के करीब समझते हैं वो। दैट्स ट्रू, बिकॉज एक डिसरप्शन आ गई है मार्केट्स में। डिसरप्शन से क्या मतलब है? ऑब्वियसली सारी सुबह जापान खुलता है, वहां से लेके ऑस्ट्रेलिया खुलता है, फिर ईस्ट एशिया खुलता है, फिर यूरोप, फिर एशिया खुलता है, फिर यूरोप खुलता है और फिर अमेरिका खुलता है। इन सब मार्केट्स में 5 to 10%, 10% हम जब मार्केट्स नीचे चली जाती हैं तो हम इसको कहते हैं मार्केट्स में करेक्शन आ गई है। कुछ इंडाइसीज, नैस्डैक जो अमेरिका का इंडेक्स है वो बेयर टेरिटरी, यानी कि वो 20% पिछले 5-6 हफ्ते में नीचे आ गया है, तो वो बेयर टेरिटरी में चला गया है। सो एक बहुत ही डिसरप्टिव हुआ है ये। अब इसको हम समझते हैं कि हुआ क्या है। देखिए, हुआ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना चाहते हैं उन ममालिक पे जिनकी वजह से क्या प्रॉब्लम है उनकी, वो हल क्या करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक ट्रेड डेफिसिट है और हम उसको हल करना चाहते हैं, और दूसरी चीज़ वो उस पर ये करना चाहते हैं कि वो जो उनकी डेफिसिट है, जो उनका मालियाती खसारा है, उस पर भी उनका एक एस्टिमेट था कि वो 600 अरब डॉलर तक कलेक्ट कर लेंगे एक साल में, इस जो टैरिफ उन्होंने तब्दील किया। अब इसका देखिए बात यह कि मेरा ये ख्याल है जैसे कि उन्होंने ये किया है, सो एक तो इसको देखना चाहिए एज अ टैक्टिक कि वो अपना ट्रेड बैलेंस विद कंट्रीज, स्पेशली सबसे बढ़ के कहाँ लगा है, चाइना पे लगा है, वियतनाम पे लगा है, जापान पे लगा है, इन पे बड़े टैरिफ लगे हैं, यानी कि 54% चाइना, बांग्लादेश 37%, 46% वियतनाम, ये तो बड़े हैं। EU पे 20%, और जो मिनिमम उन्होंने एक टैरिफ रिजीम तय की है जैसे UK पे है वो 10% की है। सो एक तो हुआ ये है, मुहर्रिकात क्या है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब वेयर इज इट गोइंग टू मूव फ्रॉम हियर? आई थिंक पहली उसकी रमक जो है वो तो दिखाई दे गई है। आई थिंक दे हैव कनेक्टेड विद वियतनाम, और उन 2 अथॉरिटीज ने कहा है कि शायद उसके टैरिफ के इजरा को डिले कर देंगे, एंड दे विल गो इनटू अ नेगोशिएशन एंड कम टू एन एग्रीमेंट वेयर दे कैन सेटल दिस थिंग। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी सेटलमेंट्स होंगी, पर चाइना ने एक रिटेलिएटरी टैरिफ दिया है उस पे, उन्होंने भी 34% के टैरिफ्स लिए हैं। फॉर पाकिस्तान, यू नो, आई एम क्वाइट क्लियर कि क्या करना चाहिए। आई थिंक कि पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशन करनी चाहिए। हमारा हुजम है तकरीबन, जो लास्ट ईयर के फिगर हैं वो हैं एग्जैक्टली 7 अरब डॉलर का ट्रेड का हुजम है, 5 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है हमारी, और 2 अरब डॉलर की इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट 2-3 चीज़ों में ही है, टेक्सटाइल में है, लेदर में है, तीसरी एक्सपोर्ट सर्जिकल में है। इंपोर्ट किस में है? कॉटन में है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं, कुछ एयरक्राफ्ट्स हैं। अब हमें उनके साथ फॉरेन निगोशिएशन में, और हमें ये उनको सिग्नल कर देना चाहिए कि वी वांट टू डू अ सेटलमेंट विद यू। आप इस 29% को जो 9 अप्रैल को जाके शुरू होना है इसको डिले कर दें। आई वुड हैव डन इट दिस वे।
अगर वो इसको डिले कर देते हैं, क्योंकि ये इतना सादा नहीं है कि सिर्फ हम उनसे टैरिफ ही तय कर लेंगे, क्योंकि अगर जिसको हम जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल कहते हैं वो ये होगा कि उनकी डिमांड भी टूट जाएगी हमारी प्रोडक्ट्स की। क्यों टूट जाएगी? जब चीजें उनकी महंगी होंगी तो आप पतलून खरीदने गए हैं, पाकिस्तान की बनी हुई है, एक मिसाल देता हूं, वो पहले थी लेट से $70 की, अब विद दिस टैरिफ वो अगर $84 की हो जाती है तो आप कहेंगे कि नहीं यार ये तो महंगी हो गई है, मेरी मार्केट्स में मेरी प्राइसेस भी, वेल्थ इफेक्ट है मेरा, वो भी नीचे आ गई है, तो आप वो पतलून नहीं खरीदेंगे, तो पाकिस्तान की मांग, दुनिया भर की मांग टूट जाएगी। सो ये एक डायनामिक मॉडल है जो चलेगा। सो एक तो पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि जो हमें कॉटन या हमें एयरक्राफ्ट्स या हमें स्टील प्रोडक्ट्स ये हम मंगवाते हैं, इन पे हमें रिव्यू कर लेना चाहिए कि व्हाट वी कैन ऑफर। लोग समझते हैं हम FTA कर सकते हैं, देखें FTA इतनी जल्दी नहीं होगा उनके साथ, बट ये सिग्नलिंग कर देनी चाहिए। आई होपिंग कि अथॉरिटीज ने इस पे कमिटीज या जिस तरह भी मूव करना चाहते हैं वो बना के, ये टेक्निकल लोग डाल के इसका एक फ्रेमवर्क जल्दी से बनाकर ये सिग्नलिंग थ्रू आवर एम्बेसी, थ्रू आवर ट्रेड मिनिस्टर देयर, ये शुरू कर देनी चाहिए एट द हाईएस्ट लेवल। वियतनाम के आई थिंक के जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उनकी शायद प्रेसिडेंट ऑफ US से बात हुई है। दिस इज द इंटरैक्शन यू नीड टू हैव, यू नीड टू सिग्नल कि हम इस तरह मूव करना चाहते हैं। इसको अब ये एक डिसरप्शन है, इसमें एक वक्त लगेगा, ये सिस्टम से पास थ्रू करेगी, पर आखिरी बात इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये फिर वही मौका है जो मैं हमेशा कहता हूं, जब तक अपने फंडामेंटल्स नहीं ठीक करेंगे, जिसका मतलब है पैदावारी सलाहियत, लेबर की, फर्म्स की एफिशिएंसी, एनर्जी की, ताकि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बेहतर हो दूसरे ममालिक से या उनके साथ हो। इस वक्त वैसे जो आपके कंपेटिटर हैं उससे आपका टैरिफ 29 है, चाइना का 54 है, आपका टैरिफ 29 है, बांग्लादेश का 7% ज्यादा, 8% ज्यादा है। हुकूमत ने अभी एक कोशिश की है, अथॉरिटीज के निर्क कम पे इंडेक्स कम है, सो पॉलिसी रेट भी नहीं, सो सारी चीजें करनी है, बट मूव करना चाहिए इन चीजों पे। बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब आपके वक्त का। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे चलते। ब्रेक के बाद खुशामदीद। साजिद तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रिपब्लिकन रहनुमा हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी के हवाले से क्या अब भी वो उतने ही मुतमईन हैं कि जितने इलेक्शन से पहले थे? तारड़ साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तारड़ साहब, स्टॉक मार्केट आप लोगों की आगे पीछे हो गई है, हमारे यहाँ तो अभी तक सफ़े मातम बिछ जाती है अगर इस तरीके से इम्पैक्ट आता, तो क्या वहाँ पर अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में कि जब एहतजाज की बात भी हो रही हो, डेमोक्रेट्स एहतजाज भी कर रहे हो, तो रिपब्लिकन गवर्नमेंट उतनी ही मुतमईन है कि जितनी पहले रोज़ थी इन तमाम फैसलों के बाद कि जो दुनिया में एक नई तिजारती जंग शुरू कर सकते हैं, और चाइना के साथ अब देख रहे हैं कि हालात ऐसे हो भी गए? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना सिर्फ अपनी तकरीर के अंदर, अपनी स्पीच के अंदर ये कहा था कि इसका रिएक्शन आएगा, इसको लेफ्ट किस तरीके से ट्विस्ट करेगा, वो उन्होंने बताया था, और इसका एक शॉर्ट टर्म ये चीज इस सारे पैकेज का हिस्सा थी कि शॉर्ट टर्म लोगों को सफर करना होगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन यहाँ देखना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। और दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब के अभी 100 दिन पूरे नहीं हुए और 6 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा जो है वो अमेरिका में इसी साल के अंदर आने की एक उन्होंने पेशगोई कर रखी है, लोगों ने कमिटमेंट कर रखी है। और दूसरा, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात इस चीज की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस चीज का वादा अपनी कैंपेन के अंदर किया था, ये उनके मैंडेट का हिस्सा था कि आई विल ब्रिंग द जॉब्स बैक, आई विल मेक अमेरिका वेल्थी अगेन। और मैं दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कोई नई बात नहीं की, बार बार अपनी तकारीर के अंदर, अपनी कैंपेन के अंदर वो टैरिफ का लोगों को बताते रहे हैं। और दूसरा ये है कि आप देखेंगे, बल्कि कल भी उनसे क्वेश्चन किया गया स्टॉक मार्केट के हवाले से, तो उन्होंने कल भी ये इस चीज का उन्होंने दोहराया इस चीज को कि मार्केट विल रिवाइव, अमेरिका विल कम बैक। और इसका आप देखेंगे कि इसके और मैं बिलखसूस डोनाल्ड ट्रंप साहब हमेशा कहते हैं कि हमें सारी दुनिया ने अब्यूज किया है नेफ्टा का। उन्होंने बताया किस तरीके से 90,000 से ज्यादा फैक्ट्रियां आज बंद हैं, 5 मिलियन जॉब्स नेफ्टा के जरिए हमने लूज किया। कनाडा और मेक्सिको में हमारी फैक्ट्रियां सारी वहां चली गई, जॉब्स वहां चली गई। चाइना किस तरीके से अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करके अमेरिका का फायदा उठाता रहा। तो अल्टीमेटली ये सारी चीजें पहले ही
पता थी इस चीज की, कोई नया, इट्स नॉट अ न्यू, इट्स नथिंग न्यू। अच्छा तारड़ साहब सवाल अब भी यही पैदा होता है कि एक ज़ाहिर है कि महंगाई तो अमेरिका के अंदर भी आनी है ना, और ट्रम्प साहब कहते हैं कि जो पैसा यहाँ से बचेगा टैरिफ से हम कमाएंगे वो हम अमरीकी आवाम के ऊपर खर्च करेंगे। तो पाकिस्तान में तुमने बड़ा आसान सा तरीका देखा है कि सब्सिडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे मामलात होते हैं, कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बन जाता है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ज़ाहिर है मुकाबला नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लौटाने का एक तरीक़ेकार ये है कि हुकूमतें जो है वो नवाजती हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से, कभी सोलर का प्रोजेक्ट आ जाता है, कभी कोई प्रोजेक्ट आ जाता है। तो अमेरिका में क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं कि जब महंगाई बढ़ेगी, यानी कि अगर एक लिवाइस का पेयर पाकिस्तान से 100 रुपये का जाता था तो अब 129 रुपये का वहाँ पर जो है वो उसकी पहुँच होगी। हम तो 100 का भेजेंगे लेकिन आप लोग 29 रुपये उसके ऊपर लेंगे तो 129 रुपये का जो है वो हो जाएगा। तो 129 रुपये की ज़ाहिर बाइंग पावर भी लोगों की कम होगी, तो उससे निपटने के लिए हुकूमत क्या करेगी? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब के दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो टैक्स कट करके लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं जब वेल्थ और पैसा अमेरिका में आएगा, और दूसरा ट्रेड डेफिसिट को कम करना है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, आपने देखा होगा कि वो मुसलसल अपनी इस तकरीर के अंदर भी उन्होंने 1923 की बात की जब अमेरिका टैक्स फ्री था। टैक्स फ्री मुझसे मुराद ये है कि अपने शहरियों के ऊपर कोई टैक्स नहीं था। आज भी अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब हर वक्त अमेरिकन का सोच रहे हैं। मैं एक मिसाल देना चाहूंगा डोज की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है। जितना पैसा वहां से आ रहा है लोगों को $5,000 $5,000 के चेक दिए जाएंगे। अभी आज की सिटिंग डेट में भी, आज के अभी फॉरेन जो दिए, तो ओरिजिनली डोनाल्ड ट्रम्प साहब का ऑब्जेक्टिव यही है टू मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग एंड वेल्थिएस्ट, और उससे अमेरिकन को रिलीफ हो, टैक्स ना हो, टैक्स फ्री हो। बल्कि 1923 के अंदर FDR की मिसाल भी उन्होंने अपनी स्पीच में दी है कि जब अमेरिका में शहरियों के ऊपर टैक्स नहीं था। तो दर हकीकत उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि फैक्ट्रीज को, एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है उसको वापस लाया जाए। आपने देखा होगा इसमें सबसे ज्यादा फायदा ऑटो वर्कर्स का है इस सारी चीजों में, जो अगले दिन उन्होंने स्पीच दी, और दूसरा फार्मर्स का है। अगर देखा जाए तो आप अंदाजा लगाएं, हालात इस वक्त ये है कि जापान 700% टैक्स लगाता है अमेरिकन चावलों के ऊपर। दूसरा ये है, हमारे नेबर जो हमें अक्सर ये कहते हैं वी आर जो ब्लड ब्रदर्स कैनेडियंस नेक्स्ट डोर, वो हमारी बटर और चीज के ऊपर 300% टैक्स लगाते हैं। हमारे दोस्त जो ऑस्ट्रेलियन है उन्होंने अमेरिका का बीफ जो है उसको बैन कर रखा है। तो दर हकीकत वर्ल्ड इज नॉट ट्रीटिंग अस फेयरली। सो हम अमेरिका, उनका ऑब्जेक्टिव यही है कि दुनिया हमें फेयरली ट्रीट करे। उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है रेसिप्रोकल। अभी भी जो टैक्सेस उन्होंने लगाए हैं वो बराबर नहीं है। उन्होंने फिर एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि हम अभी भी हमारा हाथ उतना भारी नहीं है जितना दूसरी दुनिया का। भारत की मिसाल लें, अमेरिका की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर 100% टैक्स मौजूद है। तो दर हकीकत वर्ल्ड इज नॉट ट्रीटिंग अमेरिका। अच्छा तारड़ साहब, जाहिर है कि अमेरिका का जो पूरा जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें हर रियासत से अलग अलग पार्टी जो है वो हम देखते हैं कि नुमाइंदगी करती है। ये बहुत सारी डेमोक्रेट्स रियासतें हैं, बहुत सारी रिपब्लिकन रियासतें हैं। तो डेमोक्रेट्स रियासतें जो हैं वो किस तरीके से ट्रम्प साहब के सारे इकदाम के ऊपर रिएक्ट कर रही हैं? रिपब्लिकन्स तो जाहिर है कि उनके साथ हैं, लेकिन डेमोक्रेट्स रियासतें जो हैं वो क्या लाएमल लेके आ रही हैं? ख़ासतौर पर हमने देखा कि एहतजाज भी सामने आया, एहतजाज कह लें या कुछ इकदाम सामने आया कि जब फेडरल एजुकेशन जो है वो बंद की गई, उसका जो डिपार्टमेंट है उसे बंद किया गया। देखिए, भरपूर डेमोक्रेट पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की चीजों को क्रिटिसाइज करे, उनके इकदामात को किस तरीके से रेजिस्ट किया जाए। मैं जिस स्टेट में अभी भी बैठा हूं, ये स्टेट डेमोक्रेट स्टेट है। मुसलसल एंटी डोनाल्ड ट्रम्प पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता है, कोशिश की जाती है उनकी हर चीज को किसी न किसी तरीके से काउंटर किया जाए। लेकिन यहाँ ये देखना जरूरी है, डोनाल्ड ट्रम्प साहब के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट मौजूद है। जब वो इलेक्शन जीते थे, उसको अगर देखा जाए तो 7 स्विंग स्टेट्स जो कि स्विंग करती थी स्टेटें, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब को एक मैंडेट दिया था। लोग तंग थे, बेजार थे, लॉलेस बिहेवियर, डिफेंडिंग पुलिस और वो कल्चर। और दूसरा ये है, अगर मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा,
कि अगर नजर दौड़ाई जाए तो पिछले 25 साल के अंदर कोई नया एयरपोर्ट नहीं बना, कोई नई हाईवे यहाँ पे नहीं बनाई गई, हमारे ब्रिजेस पुल जो है वो क्रिपल कर रहे हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं। लेकिन यूक्रेन जो कि एक यूरोपियन इशू था, उसके ऊपर बिलियंस डॉलर्स उसके ऊपर पानी की तरह बहाए गए। करप्शन हैज गॉन इनटू द अमेरिकन जो उसका पूरा एक सिस्टम है, अब उसको कंट्रोल करना जरूरी है। We have come to the point either we will make it or we will break it. अच्छा, तारड़ साहब एक आखिरी चीज़ पे अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें कि पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं अमेरिका के अंदर, वो ये कहते हैं कि हम निगोसिएशन करेंगे, और पाकिस्तान में वज़ीर ख़जाना ने भी बताया कि पाकिस्तान का एक वफ्द जाएगा जो निगोसिएशन करेगा अमेरिका के साथ, और ट्रेड डेफिसिट को कम करने की बात भी करेंगे, इंसेंटिव की बात भी करेंगे, और जो तमाम मुतालबात हैं उसके ऊपर कोई ना कोई गुफ्तगू करेंगे। तो इस वक्त दुनिया के दीगर ममालिक किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? चाइना का तो हमारे सामने ही है कि चाइना जो है वो उसने जवाबी टैरिफ कर दिया, यूरोपीय यूनियन भी थोड़ी सी नाराज़ नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान के रिएक्शन को आप कितना सेंसिबल समझते हैं, और पाकिस्तान इस रिएक्शन के नतीजे में कितनी जो है वो आप समझते हैं कि रिलीफ लेने के काबिल हो सकेगा? इस वक्त अगर देखा जाए 3.36 बिलियन डॉलर जो है वो आप यहाँ एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, और अगर देखा जाए तो एशियन ममालिक के अंदर जो आप compete करते हैं टेक्सटाइल के ऊपर, उसमें आपका कंपटीशन बांग्लादेश, भारत है, कंबोडिया है, वियतनाम है। आप उनके साथ कॉटन अपने टेक्सटाइल प्रोडक्ट अमेरिका में जो बिकती हैं वो compete करते हैं। अब अगर देखा जाए तो अभी भी आपका रेशो कंपैरेटिवली उनसे कम है, लेकिन आपको चाहिए कि आप नेगोशिएट करें। हमारे अगर एम्बेसडर साहब ने कहा है, हमारे अगर मिनिस्टर साहब आते हैं, आज अगर देखा जाए आज की डेट में सबसे ज्यादा इस वक्त इशू जापानीज के लिए है, और जापानीज दे आर प्लानिंग टू टॉक अबाउट इट। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी तकरीर में भी ये कहा था कि लोग अप्रोच करेंगे, हमसे नेगोशिएट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, और उसका रद्द अमल सामने आ भी रहा है। ऑस्ट्रेलियन है, उनका ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बात की है। आपने कहा यूरोपियन यूनियन, वो भी बात करना चाहते हैं। जर्मनी का बहुत बड़ा BMW, मर्सिडीज गाड़ियां, उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो ये सारे अभी देखा जाए तो सारी दुनिया नेगोशिएट करने के बात करने के लिए तैयारियां कर रही है, क्योंकि अमेरिकन इकॉनमी इज अ ह्यूज इकॉनमी। अगर माजी में कहा जाता था अगर अमेरिका को फ्लू होता है तो दुनिया को बुखार हो जाता है, तो आज सूरत बिल्कुल वैसी है। चाइना ने, आपने देखा होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है। स्ट्रॉन्ग उन्होंने कई कंपनियां बैन कर दी हैं, बिलखसूस मिनरल्स कई जो हैं जो इनके ऊपर उनकी मोनोपोली है वो उन्होंने बैन कर दिया है। अब अमेरिका का भी टाइम है कि हाउ अमेरिका विल रिएक्ट एंड बिहेव। तो मेरे ख्याल में टाइम इज देयर। मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए नेगोशिएट करे। बहुत शुक्रिया साजिद तारड़ साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, याद दीजिएगा।